इब्राहिम भट्टी बलिया के एक सामान्य परिवार में जन्मे हमारे भारत के 8वें प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी की आज 93 जयंती पर, जिनका कार्यकाल 18 मई 1990 से 21 जून 1991 तक रहा एज ए भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, छात्र राजनीति से उनकी कार्यशैली, उनके सिद्धांतों, उनके किसानों के प्रति प्रेम, उनकी दृढ़ निष्ठा और उनके मानसिकता से भली भांति परिचित पिता तुल्य वर्तमान वरिष्ठ सपा नेता श्री राणा प्रताप सिंह जी से हम जानेंगे कि हमारे 8वें प्रधानमंत्री जी की पीएमओ से पहले और पीएमओ के बाद किस प्रकार की जिंदगी रही है। मैं राणा प्रताप सिंह रतनपुरा मऊ आज श्री चंद्रशेखर जी की इस जयंती के अवसर पर मैं सबसे पहले अपने हृदय की गहराई से उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं भावना व्यक्त करता हूँ। आज इस मौके पर यही मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय चंद्रशेखर जी भारत के और हम लोगों के तो अत्यंत ही करीब थे। भारत के उस इलाके से जिसको कि भोजपुरिया गाँवी इलाका कहा जाता है, उस घर से पैदा होकर के भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पहुँचने का काम किए। जो सबसे बड़ी बात थी इसमें न तो किसी बड़े नेता का, राजनेता का, उद्योगपति का, राजघराने के किसी परिवार का हाथ था, न इस तरह का कहीं कुछ। जो कुछ भी थी अपनी ताकत और मेहनत से थी। श्री चंद्रशेखर के इस पार्ट के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो वो क्षमता एक एक हमारे इस इलाके के और गांव-गांव में पैदा होने वाले प्रत्येक नौजवानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जिससे ये बात समझ में आती है कि गांव गरीब का लड़का भी अगर पूरे अपने हृदय से मेहनत करे, अपने काम के प्रति संकल्पित रहे, तो वो भी बड़े बड़े हस्तियों के बराबर की स्थिति में पहुंच सकता है। माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बनने की कोई उत्सुकता उनके अंदर अगर रही होती तो शायद निस्संदेह बात कहा जा सकता है कि 1977 में जनता पार्टी के समय में ही वो प्रधानमंत्री बन गए होते, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नहीं हुए होते। लेकिन प्रधानमंत्री होना उनके दिमाग से, उनके सोच के अनुसार कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक बार उनको राजनीतिक रूप से चुनौती दी गई और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने एक बार उस पद को लेकर के सिवाय ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ये पद बड़ा नहीं होता। सीधे सीधे जब लोकसभा के अंदर उन्होंने इस्तीफा प्रधानमंत्री के पद से दिया था, माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय राजीव गांधी ने चिट लिख करके भेजा कि आप कृपया ऐसा न करें। तो श्री चंद्रशेखर ने पलट के उस चिट पर लिख दिया था कि एवरेस्ट की चोटी पर कोई मकान बनाने नहीं आता है, झंडा फहराने आता है। मैंने अपना काम कर लिया है और दबाव में रह करके मैं तो काम कर सकता हूँ, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम करता हो, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम करता हो, यह पद के गरिमा के प्रतिकूल है। ये भावना, ये सब ये बात बताती है कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले चंद्रशेखर की मिसाल और दूसरा कोई चंद्रशेखर भारत के अब तक के राजनीतिक इतिहास में कोई नहीं है। चंद्रशेखर के एक एक बिंदु, एक एक उनके कदम को देखा जाए तो एक गांव गरीब से लेकर के और देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम बड़ी हस्तियों से टकरा जाने की क्षमता श्री चंद्रशेखर के पास थी। जहां गांव गरीब से, अपने लोगों से भोजपुरिया में बात करके उसके अपनेपन को जीत लेते थे, वहीं पर दुनिया के सबसे बड़े मुल्क के मालिकों के साथ भी उनके भाषा में बात करके उनके भी सामने चुनौती और पहाड़ के सामने समझ खड़ा हुआ दिखाई देते थे। माननीय चंद्रशेखर जी इस जयंती के अवसर पर मैं सिवाय यही कहना चाहूँगा इस देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को कि अपने साहस को बना करके रखना है। इस देश को बचाने के लिए उस समय माननीय चंद्रशेखर जी ने भारतीय प्रधानमंत्री के पद को लिया था, जिससे में सारा देश आपस में लड़ रहा था, मरने कटने काटने पर उतारू था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चंद्रशेखर ने बैठ करके केवल उनके व्यक्तित्व का ही कमाल था कि यह जलता हुआ देश थम गया था। वर्तमान के राजनीति में केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भाषा बोल करके किसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री और सरकार की कुर्सी पर चिपके रहने के तरीके को श्री चंद्रशेखर आज रहते कतई किसी कीमत पर ना तो बर्दाश्त करते और ना तो चुप होकर बैठते ही वो इसके खिलाफ खड़े हो जाते। ये देश केवल हिंदू का नहीं, केवल मुसलमान का नहीं,
ये देश उन सभी लोगों का है जिन लोगों ने मिल करके इस देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया है। मैं आज इस मौके पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपने को चंद्रशेखर का एक शिष्य होने के चलते मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। आज उन लोगों के हाथ में इस देश की ताकत है, राज्य सत्ता है, जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए न तो एक कदम चलने का काम किया है, न देश के आज़ादी में भाग लेने का काम किया, बल्कि उल्टे ये उन लोगों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटानिया थे। यही कारण है कि जब भी कोई इस देश में कोई बात करता है, सबसे पहले ये नारा लगाते हैं इनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। इस तरह के नारा लगाने वाले लोगों को दिमाग में बात रहना चाहिए कि आप जैसे लोगों को ब्रिटेन चला जाना चाहिए, इसलिए कि आप लोगों के राजनीतिक आका ब्रिटेन में बसा करते हैं, वो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में नहीं मिलेंगे। भारत में रहने वाला कोई जाएगा तो हो सकता है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में उसका आका मिल जाए, लेकिन आप ब्रिटेन जाके खोजिए कि आपका आका कौन है। इस मौके पर न कहने वाली बात को जानबूझ के मैं इसलिए इस मौके पर कह रहा हूँ कि आज यह खेल बंद होनी चाहिए। चंद्रशेखर जी अगर आज जिंदा होते, ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से खड़े हो जाते, ये उनके स्वभाव में था। उन्हीं का एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के चलते मैं इस मौके पर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। और आपके माध्यम से मैं सारे अपने प्रदेश, देश, अपने नौजवानों को अपील करना चाहता हूँ, इस गहराई को समझो और इस देश के बचाने के लिए माननीय चंद्रशेखर जी के जन्मदिन पर एक मिलजुल करके शपथ लेने का काम करो। इस देश को बचाएंगे, इस राष्ट्र को बचाएंगे, चंद्रशेखर जैसे नेता की मर्यादा को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी वो गांधीयन थे जो गलत समय पे इस भारतीय राजनीति में आए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि उनकी जो विचार थी, उनकी जो सोच थी लोगों के प्रति, इस देश को चलाने के लिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण तबका है किसान, जो पूर्वांचल में एक बहुत ही प्रबल दावेदार है, जो हर राजनीति का समीकरण को बिगाड़ने का हक रखता है, उसके प्रति उनके प्रेम को आप किस प्रकार से देखते हैं? किस समय कौन पैदा होगा ये काम प्रकृति का, उसका उस व्यक्ति का व्यवहार क्या था, व्यक्तित्व का था, इस पर चर्चा तो की जा सकती है। बाकी आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, मैं नहीं समझता कि इनके पास 1 डिसमिल ज़मीन है कि नहीं है। मैं नहीं जानता इनके पास, इनके पिताजी के पास एक गाय थी कि नहीं थी, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं चंद्रशेखर जी के बारे में बता सकता हूँ, एक मझोले किसान थे और बाकायदे वो खेत क्या होता है, खलिहान क्या होता है, रोपनी क्या होती है, कटाई क्या होती है, खाद क्या होता है, पानी क्या होता है, कून क्या होती है, लगान किसको कहते हैं, इन सब चीज़ों के बीच से ही वो निकले थे। इनके अलावे बाकी जितने इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं, वो किताबों में पढ़े हैं कि किसान कहते किसको हैं। असली किसान कुर्सी पर बैठा था जिसका नाम था चंद्रशेखर। बहुत अत्यंत ही स्वाभाविक चीज़ है कि जो जहाँ से निकल करके जाता है, बड़ी कुर्सी मिलती है, तब भी उसकी नज़र अपने गांव पर रहती है, अपने घर पर रहती है, जहाँ से निकला है वहाँ रहती है। चंद्रशेखर किसान का बेटा नहीं था, खुद भी किसान था और किसान की हैसियत से भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर समाजवादी के रूप में पहली बार एक किसान का बेटा बैठा था। स्वाभाविक रूप से उसकी सोच इस देश के उस जनता की तरफ अधिक जाएगी जिसको किसान कहा जाता है। चंद्र जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जब चंद्रशेखर जी इस भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने, तो उनके कार्यकाल के अंत में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, कहीं उसके चलते उनका जो कार्यकाल था वो जल्दी समाप्त हो गया, कि उनका साथ बाकी दलों ने नहीं दिया जो उनके साथ गठबंधन करके आए थे? चंद्रशेखर जी का कार्यकाल समाप्त होने के पीछे ढेर सारे कारण हैं। उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है उसको आप जानिए। उस समय पंजाब की समस्या अपने चरम पर थी, कश्मीर की समस्या अपने चरम पर थी और सबसे बड़ा राम जन्मभूमि वाला मामला अपने चरम पर था। राम जन्मभूमि का मामला हल होने के करीब पहुंच गया था। पंजाब का उस समय सिमरनजीत सिंह मान जैसे लोग भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करने का अपना मूड बना चुके थे। कश्मीर में सभी लोग बैठने के लिए तैयार हो गए थे। इन सब बात, एक तो ये सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस पार्टी उस समय हमको समर्थन देकर के, चंद्रशेखर जी को समर्थन देकर के भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाए थे। राजीव गांधी को छोड़ करके बाकी उस दल के जितने और नेता थे, उनको लगता था हमारे ताकत से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं और देश की इतने बड़े जलते और ज्वलन समस्याओं का हल अगर चंद्रशेखर निकाल देंगे
तो कल से इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर चंद्रशेखर की जो मान्यता होगी, उनके व्यक्तित्व का जो उभार होगा, उसके सामने हम लोगों की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। यह तो एक बड़ी बात थी, लेकिन उसके पीछे जो तात्कालिक बड़ी बात थी, शायद आप पता कर लेना, पहली बार इस देश के पूंजीपतियों की कॉलर पकड़ के चंद्रशेखर ने 1000 से अधिक, इतना 1000 करोड़ रुपया भारत के कोष में लाने का काम किया था। इसके पहले इस देश का कोई प्रधानमंत्री किसी पूंजीपति से टकराने का काम नहीं किया। यह कमाल और ये ताकत कोई थी तो किसान का बेटा चंद्रशेखर में थी, और इस देश के सभी बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को लगा ये आदमी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहेगा तो हम लोगों की इस कमाई को खींच करके भारत के राष्ट्रीय खजाने में डालने का काम करेगा। और सबसे अधिक उन लोगों की मेहनत रंग लाई और चंद्रशेखर के सामने ये परिस्थिति पैदा की। धन्यवाद जी। ये अभी आप सुन रहे थे कि चंद्रशेखर जी के छात्र राजनीति से ही उनके साथ जुड़े रहे और कदम तक कदम उनके साथ चल के आज भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने, और आज उनकी 93 जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे पिता तुल्य श्री राणा प्रताप सिंह जी